वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 1 इस वीडियो से खत्म हो जाएगी। 2 ही वीडियोस आई, एक क्लास डाला है, कल ही डाला है और ये आज का है। देखो, इसमें हमारे पास टॉपिक है ग्लोबल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये ऐसा कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, स्टार्टिंग से आपको पढ़ते भी आ रहा है और थोड़ा सा इम्प्रिंट भी है कि डाइवर्सिटी है और अब तो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही डाइवर्सिटी है, ठीक है, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, कस्टम्स हो। सो बेसिकली आज हमें जो पढ़ना है वो ये है कि डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है, इसका हमारा जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है और इस इम्पैक्ट को हम वो सब्जेक्ट पढ़ के दूर कैसे करते हैं, चैलेंजेस क्या हैं या फिर स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रेफरेंस में ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि बिजनेस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कुछ के एम्प्लॉयज़ बेंगलोर से आए होंगे, कुछ के पुणे से आए होंगे, कुछ के नागपुर से आए होंगे, लखनऊ से आए होंगे, लेकिन वो सारे एम्प्लॉयज़ एक ही कंपनी के होते हैं ना, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया वहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या अफेक्ट करता है, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हेडिंग है वो कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर्स कि डाइवर्सिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में या बिजनेस के सेक्टर में होता कैसे। सबसे पहला फैक्टर टाइम फैक्टर। अब जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, लाइक जापानीज़ लोग जो हैं, अमेरिकन लोग जो हैं, वो पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके में लेट होना या डेडलाइंस को क्रॉस करके कोई रिजल्ट या फिर कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना, वो सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं एंड फ्रस्ट्रेटिंग भी होती हैं उन लोगों के लिए। बट सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत कैजुअली चलती हैं वो चीज़ें। ये डिफरेंस है, स्टेटेड डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी इंपॉर्टेंस टाइम को नहीं दी जाती है हर एक काम के लिए, बट उनके यहाँ हर एक काम के लिए टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग पैटर्न इन द सेंस कि हाउ अ ग्रुप और या फिर हाउ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनी कल्चर या फिर डेमोग्राफिक्स थिंक, ठीक है। अब चाहे वो एक कंपनी में ग्रुप हो, चाहे वो गर्ल्स का ग्रुप हो या बॉयज़ का ग्रुप हो, जेंडर वाइज डिफ्रेंशिएशन हो, चाहे वो एरिया वाइज डिफ्रेंशिएशन हो, चाहे हम कह सकते हैं कि लाइक कि हाईटेक सिटी या बी टाउन्स के जो बच्चे हैं उनका कैसा थिंकिंग रहता है, उनके वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कैसा थिंकिंग रहता है, बट ऑब्वियसली उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस वगैरह एंड उनका जो तरीका होता है काम करने का, इनिशिएशन, सब कुछ डिफरेंट होते होंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर कल्चर पीपल या फिर अदर एरिया या फिर जोन पीपल या फिर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस भी आपके कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से वर्क फोर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक। एंड देन वी हैव पर्सनल अकम्पलिशमेंट। हमारी पर्सनल अकम्पलिशमेंट, पर्सनल थिंकिंग कैसी है। कुछ लोग ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। कुछ लोग क्लोज्ड माइंडसेट होते हैं, कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, कुछ लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना कि यार उसके तो बहुत नैरो माइंडेड थिंकिंग है, यार उसकी तो बहुत वाइड माइंडेड थिंकिंग है। तो ये डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, द वे दे बिहेव टू अस, है ना, उनका बिहेवियर हम जज करते हैं, समझते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तभी तो हम उनको ये टैग देते हैं कि वो किस तरीके का है, उसका माइंडसेट क्या है, कैसा है ना। तो दीज ऑल थिंग्स आर पर्सनल अकम्पलिशमेंट, आप खुद पर्सनली कैसे हैं, ठीक। एंड देन देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, आपका कल्चर क्या है, ठीक है, आपकी पर्सनल स्पेस। अब एग्जाम्पल फिर से, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में पर्सनल स्पेस जो होता है, प्राइवेसी, रिजर्वनेस, पर्सनली चीज़ों को लेकर ज़्यादा रहती है। वहाँ लोग इतना सोशलाइज होना पसंद नहीं करते हैं, भले उनको कूल माइंडसेट का दिखाया जाता है, बट क्लोजनेस वाला जो एक रिलेशन होता है वहाँ पे वो हमेशा लैक करता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। बट इन इंडिया क्लोजनेस ज़्यादा होती है दिल से बजाय स्पेस के। तो सेम डिफरेंस वहाँ पे आता है फिर से। वहाँ पे कोजी होना, साथ में रहना, चाहे वो अपोजिट जेंडर चाहे वो सेम जेंडर हो, इस बात का कोई इशू क्रिएट नहीं होता, बट यहाँ पे होता है। तो सेम चीज़ें, ये डिफरेंस है कि आप किस तरीके का स्पेस आप प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल अकम्पलिशमेंट, आपकी फ्रेंडशिप, लाइक वहाँ की फैमिली रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं हमारे नज़र से, और उनके नज़र से हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग लास्टिंग लेकर चलते हैं, एंड वो होता है कि बस जहाँ पे दिक्कत वहाँ पे ख़त्म, ठीक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब लाइक सबसे बड़ा डिफरेंस क्वालिटी वाइज डिफरेंस, जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं। कोई भी जापानीज़ कंपनी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का एडवर्टीजमेंट कभी नहीं देती है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है कि उनकी क्वालिटी हमेशा बेस्ट होती ही होती। वहीं पे आप अमेरिकन कंट्रीज की कंपनीज या फिर उन्हें हटा ही दीजिए, चाइनीज़ कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी चीख के कह दे कि हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट है, बट हमारे पास एक माइंडसेट है कि नहीं, उनका जो प्रोडक्ट है वो डुप्लीकेट ही है।
सो दिस इज़ ऑल व्हाट, हम कहाँ से ये चीज़ें, ये अंडरस्टैंडिंग, ये प्रिडिक्शन, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? जो बिहेवियर या फिर जो पैटर्न हमने देखा है उन कंट्रीज़ का, या फिर ऑलमोस्ट ज़्यादा उस कंट्री के ग्रुप का या उस कल्चर के ग्रुप के लोगों का, हम वही चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर्स जो कि डाइवर्सिफिकेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। भाई एम्प्लॉयज़ इतने सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे हों, एक ही सिटी से हों, एक ही कल्चर से हों, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ओबी का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखो, पहली बात तो जब इतना डाइवर्सिफिकेशन होगा, इतने अलग कल्चर के, अलग थिंकिंग के लोग होंगे, तो उनको समझना, उनको प्रेडिक्ट करना कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, किस चीज़ को अच्छे से लेंगे, किसको बुरे से लेंगे, क्या टास्क दें, कैसे काम करवाएं, ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है हमेशा। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप वाइज डिवीजन हो जाता है। अभी जैसे कोई आउट ऑफ द स्टेट या फिर आउट ऑफ द सिटी अपने कॉलेज चूज़ करे, या कोई किसी बड़े कॉलेज में जाए बाहर अपने शहर से, तो वहाँ पे वो एक पैटर्न आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो ना स्टेट वाइज डिवीजन होता है कि अरे ये तो अपने स्टेट का है, अरे ये तो अपने स्टेट का है। फिर उसके बाद सिटी वाइज डिवीजन होता है कि अच्छा ये तो मेरे शहर का है, ठीक है। ये कॉमन एक डिवीजन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप के लेवल का डिवीजन होता है कि जिसकी जिससे बनी वो सबसे लास्ट में आता है, बट पहले आपका डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रुप फॉर्म होते हैं फिर उनकी थिंकिंग को मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यू डिफरेंसेस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बेसिकली ये चीज़ रिलीजन में अगर आप देखने के लिए सोचें, रिलीजन में, टेररिज्म में, कहीं पे भी, तो उन लोगों का क्या होता है कि जो हमारा रिलीजन है या फिर जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे वही रहे सबकी लिस्ट में। बट ऐसा तो होता नहीं है कभी कि जो आपको प्रायोरिटी लगे वो सबको प्रायोरिटी लगे। तो वैल्यू डिफरेंसेस यहाँ पे बहुत हो जाते हैं। लाइक जैसे कि हम क्या करते हैं, हम नज़रें मिला के बड़ों से बात नहीं करते क्योंकि हम उनकी वैल्यू रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अमेरिका में अंडर कॉन्फिडेंट शो करता है आपको। अगर आप आई कॉन्टैक्ट से बात नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो वैल्यू डिफरेंसेस बहुत होते हैं इसमें। वो हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हम एक्सप्रेसिव नहीं है, और हम उन्हें जज कर सकते हैं कि वो र्यूड है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे वैल्यू डिफरेंसेस या फिर डाइवर्सिफिकेशन इतना होता है कि उसको मैनेज करना, समझना कुछ मुश्किल हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का ये इम्पैक्ट आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर का मतलब कि उसके लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब इस पर हम जब पढ़ाई कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो इन चीज़ों को, इन इम्पैक्ट को, अच्छे बुरे दोनों इम्पैक्ट हैं, इनको हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। सबसे पहला कल्चरल ट्रेनिंग्स करा लो, ठीक है, या दूसरों की वैल्यूज़ को, उनके कल्चर्स को समझना, उनको वैल्यू देना, उनकी रिस्पेक्ट करना, दोनों चीज़ों को बराबर लेके चलना। कभी भी ओवर पावर या फिर ओवरकम करने के नीड ना समझना कि जो उसकी वैल्यूज़ हैं या फिर जो उसका कल्चरल डेमोग्राफिक्स है उसको हम ओवर पावर करें या फिर हम उसको डिफेम करें। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप एम्प्लॉयज़ के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैनेजर्स को एक ब्रीफ होना चाहिए कि जो इंसान जिस कल्चर से आया उस कल्चर में एक्चुअली है क्या, ताकि वो कभी भी उसे डिसरिस्पेक्ट ना करे या फिर जो टास्क उसके अकॉर्डिंग है उसके सिवा कुछ और ना उठा के दे दे, ठीक है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ के डाइवर्सिफिकेशन के रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स का मतलब समझे ना कि लाइक जो भी डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी आ रहा है, हम उस पर कैसे रिएक्ट करें, ठीक है। ये रिएक्शन हम किससे सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से, ठीक। नाउ बेनिफिट्स आर लॉट। ये कुछ डिफरेंट नहीं है, बस हाँ ये है कि ग्लोबल लेवल पे था इसलिए मैंने अलग इसका वीडियो बना दिया। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जब आप डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स रखते हो, डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयज़ रखते हो, तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट आता है आपके पास। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा। वहाँ पे अगर आपने टीम वर्क का फॉर्मुलेशन कर दिया ना, तो बेस्ट आउटकम आप निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। लाइक कोई किसी में अच्छा होगा, किसी में अच्छा होगा, वाइड रेंज ऑफ वेराइटी, वाइड रेंज ऑफ चॉइस आपके पास आती है। ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही तो है, आपके पास चॉइस इतनी होती है कि आपकी प्रेफरेंसेस अगर 10 भी है ना, तो आपको उन 10 प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स। सो अभी आते हैं स्टेप्स पे। जब हमको पता चल गया कि इम्पैक्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स हम कैसे देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ के, तो उसके रिस्पॉन्स देने के स्टेप्स भी देख लीजिए। सबसे पहला कल्चरल ऑडिट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कफोर्स है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, किस कल्चर के हैं, किस डेमोग्राफिक्स के हैं, उसका एक ब्रीफ आपके पास होना ही चाहिए, ठीक। जब आपको पता चल गया कि ये डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद डेटा कलेक्शन के बाद आप कल्चरल एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे उस ब्रीफ को लेकर,
या फिर उस डेटा को लेकर कि हमारे पास इस कल्चर के इतने इतने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मेजॉरिटी इनका बिहेवियर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से डील करना है, क्या नहीं, वो आप उनके कल्चर के बारे में उनसे जानेंगे। जब आपको पता चल गया कि आपके एम्प्लॉयज़ इस कल्चर के हैं, ये कल्चर इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से कस्टम्स हैं उसके, चाहे वो थिंकिंग पैटर्न हो, चाहे वो टाइम फैक्टर हो, कुछ भी हो, जितने फैक्टर बताए उनमें से कोई भी फैक्टर हो, किस तरीके से उस कल्चर के लोग या फिर उस जगह के लोग देखते हैं उस फैक्टर को, वो आपको पता चल गया। ठीक, अब आप अप्रोच सिलेक्शन करेंगे। कि अगर आप गोल सेट कर रहे हैं और आपकी एक टीम है यूपी की, ठीक है, और एक टीम है महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड, तो यूपी के लोग बेसिकली टाइम फैक्टर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। मेजॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, सबकी बात नहीं हो रही, ठीक है। एंड वहीं पर अगर आप मुंबई की बात करेंगे या फिर महाराष्ट्र के जो बहुत हाई टेक या फिर बैंगलोर की बात करते हैं, ठीक है, बैंगलोर की बात करेंगे तो वहाँ पे टाइम फैक्टर की इंपॉर्टेंस यूपी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जब आप गोल सेट करेंगे तो उनका कल्चर या फिर उनकी लाइफस्टाइल या फिर उनका डेमोग्राफिक्स देख के सेट करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका ये सिलेक्शन में ही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए होती है और किसी को रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी चाहिए होता है, ठीक है। किसी को सोशल स्टेटस चाहिए होता है, किसी को सिर्फ सैलरी की सिक्योरिटी ही बहुत होती है, ठीक है। तो किसको क्या चाहिए उसके बिहेवियर को स्टडी करके आप उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिलेक्शंस आप करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे अप्रेजल करनी है, ट्रेनिंग कौन सी देनी है, किस तरीके से ट्रीट करना है, कौन सा टास्क देना है, डेडलाइन कितनी देनी है, ठीक है। ये सिलेक्शन आप जब सबका कल्चर, उनका बैकग्राउंड जानने के बाद करेंगे। देन एट द लास्ट वी हैव क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स। आप सबके बारे में जानते हैं, बट सबको आपस में एक दूसरे कल्चर के बारे में जानना भी तो ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि जो कल्चर के इनडिफरेंसेस हैं या फिर जो हम डिसरिस्पेक्ट दूसरे के रिलीजन या फिर उसके कास्ट या फिर उसके कस्टम्स की कर देते हैं, उनकी नॉलेज ना होने की वजह से वो हम नहीं करेंगे। तो दैट विल ऑटोमेटिकली इन्हांस द कम्युनिकेशन और गुड रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेगा डिफरेंट कल्चर्स के एम्प्लॉयज़ के बीच में भी, ठीक है। तो उस वजह से क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट है और वो लास्ट स्टेप है। देन वी हैव चैलेंजेस। चैलेंजेस में वही है पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस में लाइक गुड्स की क्वालिटी, उनका रेट, सब कुछ मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आप हमसे रिसोर्सेज ले रहे हैं तो आप हमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करिए। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट है, हम आपको छोड़ के किसी और के पास स्विच कर जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें, ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिकल थ्रेट्स या फिर पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो मान लीजिए दो कंपनी के ट्रेड है, इंडिया पाकिस्तान का। अगर इन दोनों कंट्रीज़ में कुछ भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो इन दोनों कंपनीज़ के ट्रेड अफेक्ट होंगे, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फिर पाकिस्तानी कंपनी हो, उनके ट्रेड आपस में अफेक्ट होंगे ही होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा ही, ठीक है। फिर बात करते हैं लाइक इन्वायरमेंटल थ्रेट। इन्वायरमेंटल इन द सेंस कि इंटरनल इन्वायरमेंट, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के लोगों का थ्रेट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी हो जाए। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब या तो नेचुरल कैलामिटी या फिर टेक्नोलॉजी चेंज या फिर लॉ एंड ऑर्डर का चेंज, ठीक है। ये थ्रेट्स होते हैं। इकोनॉमिक थ्रेट लाइक इन्फ्लेशन रेट, जैसे कोविड आ गया तो कोविड वॉज अ नेचुरल कैलामिटी, ठीक, बट इसमें जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो इकोनॉमिक थ्रेट ही तो था। जीडीपी गिर गई कंट्री की, तो कितना ग्रो कर पाओगे आप स्टॉक मार्केट में, ठीक। तो दीज वर सम काइंड ऑफ चैलेंजेस, थ्रेट्स जो कि हमें ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर मिलते हैं। ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज था हमारे लिए, आज भी है, बट स्टिल हर एक चेंज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ बेनिफिट्स साथ साथ आते हैं, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस वाज इट। यूनिट 1 हो गई है कंप्लीट एंड यूनिट 2 शुरू होने वाली है। बाय द वे कल आई थिंक आई विल कम विथ मैथमेटिक्स, ठीक। सो फॉर दैट बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुक्स लेकर रख लो एंड जब ताकि वीडियो देखो तो आपके पास बुक भी हो एंड नोट्स भी हो, सो दोनों से काम चल जाए। नोट्स आप ऑनलाइन पढ़ लोगे नेट पे एंड ऑफलाइन के लिए बुक्स तो चाहिए, तो बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यस, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।